आज हम लोग यहाँ पे एक न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या रिजल्ट होगा। तो चलिए आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मेटल है या नहीं हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, नॉन मेटल है ये हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे। तो देखिए मेटल क्या करता है, मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। जो भी मेटल होगा तो बेसिकली मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेटल के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें अभी मैं आगे भी बताऊंगा, डोंट वरी। और जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वो क्या हो गया, आपका नॉन मेटल हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा मोटा एवरेज आपको दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू आपको करा दूँ। आप लोगों ने एक्चुअली क्लास 9th में भी क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज के तौर पे इसको करवा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कि जैसे कि नोबल गैसेस, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस कहने का मतलब जिसका शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। और दूसरी भाषा में कहेंगे कि वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं लेगा, नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो जैसे कि नोबल गैसेस में कौन कौन आते हैं, हीलियम जिसको हम He से इंडिकेट करते हैं, नाउ नियॉन जिसको हम Ne से, और आर्गन जिसको Ar से। तो ये तीनों के तीनों क्या है, आपके नोबल गैसेस हैं। ठीक है, अब ये छोटी मोटी बात, एक दो नंबर के लिए ये सब सवाल पूछे जाते हैं कि नोबल गैसेस कौन है, बताइए इनर्ट गैसेस कौन है। इसी को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा वर्ड भी आपको दिमाग में रखना। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका पूरी तरह से जो के शेल होता है ये भरा होता है। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं। इन द सेम वे अगर हम नियॉन के पास जाएं जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो पहले शेल में हम कितना रख सकते हैं, 2 ही रख सकते हैं। बाकी जितना बचा वो नेक्स्ट वाले एल शेल में हमने रख दिया। तो देखिए एल शेल इसका क्या है, पूरी तरह से फिलअप हो गया, पूरी तरह से भर गया 8 का 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण क्या हो गया, ये जो नियॉन है ये आपका क्या होगा, नोबल गैसेस हो गया या इनर्ट गैसेस हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्गन को, तो आर्गन जो हो गया वो हम लोगों का Ar हो गया। आर्गन क्या हो गया, Ar हो गया। तो अब ये जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप देखिएगा कि पहले वाले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा, एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, एम वाली शेल में कितना यहाँ पर है, 8 है। तो पूरी तरह से ये भी क्या हो गया, फिल्ड हो गया। देखिए ये पूरा जोड़ के 18 आ जाएंगे। तो ये भी कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है। तो इसी कारण से हम इसको क्या बोलेंगे, नोबल गैसेस बोलेंगे, या फिर इसको हम बोलेंगे क्या चाहिए, इनर्ट गैसेस बोलेंगे। मतलब कि ये किसी भी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यही कारण है कि बल्ब जो आप देखते हैं, बल्ब में ये नोबल गैसेस ही भरे होते हैं। आर्गन भी जनरली भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, तो कारण यही है क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, किसी से भी रिएक्शन ये नहीं लेगा। इसीलिए हम लोग इनर्ट गैसेस को ही क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ आप लोग ये भी देखते होंगे, जो चिप्स वगैरह आप खाते हैं या जो मिक्सचर वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कि जितना का मटेरियल नहीं होता है उतना का क्या होता है, हवा भरा होता है। तो एक्चुअली यही हवा भरा होता है, ये नोबल गैस ही भरे होते हैं। ठीक है, तो नोबल गैस इसलिए भरा जाता है, जैसे नाइट्रोजन फ्लक्स वगैरह सब किया जाता है, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है और वो पूरी तरह से सड़ने गलने से क्या होता है, लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा पीरियड बढ़ा देता है। इसलिए उसमें आर्गन गैसेस या इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात यहाँ तक हो गई। अब हम लोग बात किसकी करते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मेटल्स के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के बारे में हम लोग अगर बात करें तो एक हमारे पास सोडियम है। सोडियम को हम रिप्रेजेंट Na के माध्यम से करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखते हैं तो क्या है, 11 है। तो पहले वाले शेल में हम रखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे वाले में हम क्या रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट वाले में कितना भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो देखिए 1 2 3, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको मतलब लास्ट वाला जो शेल इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये लास्ट में अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन तक हो, तो ये किसी को क्या करेगा, दे सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन तक देगा, 4 इलेक्ट्रॉन में नहीं देगा। आपने अगर कार्बन एंड कंपाउंड्स को पढ़ा है तो वहां पे देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गया कि यहाँ पर लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसका मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, दे सकता है। तो इट मीन्स कि सोडियम क्या हो गया, एक मेटल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये देने के काबिल है, क्योंकि मेटल ही किसी इलेक्ट्रॉन को देता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 हुआ करता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको पहले वाली शेल यानी कि के वाली शेल में क्या भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरे वाली शेल में क्या भरना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट वाले में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा जा सकता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटल हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, एल्युमिनियम की बात करते हैं, जिसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। पहले वाले शेल में 2 भरेंगे, बाकी सेकंड वाले में 8 भरेंगे, फिर तीसरा में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, दे सकता है। इस कारण से ये क्या हो गया, आपका मेटल हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं पोटेशियम के बारे में, तो पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, पहले वाली शेल में 2 भरेंगे, दूसरे वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तीसरे वाले में क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा, और चौथे वाले में 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, दे सकता है। तो ये भी मेटल हो गया। कैल्शियम के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरे वाले में 8, फिर तीसरे वाले में 8, फिर जो लास्ट बचता है इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेटल हो गया। अच्छा, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में और जो आपकी प्रीवियस क्लास है वहाँ पे बताया हुआ है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया रिवीजन के तौर पे, और 2n² फार्मूला के तहत आप इसको बैठा सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिकॉल हो जाएगा। अब चलिए नॉन मेटल्स की तरफ आते हैं। अब नॉन मेटल्स की तरफ अगर देखें तो अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। अब 7 है तो देखिए पहले वाले में कितना भरेंगे, 2 भरेंगे, दूसरे वाले में कितना, 5। अब ध्यान देना यहाँ पर, क्या ये 5 का 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, नहीं, नहीं दे सकता है। ठीक है, तो अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब कि 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 3 और कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको कौन देगा, मेटल ही दे सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, देने वाला नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है मतलब ये नॉन मेटल के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन की अगर हम बातचीत करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, 2 6 हो जाएगा। अब ये मुझे बताइए कि यहाँ पर 6 है, तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, नहीं दे सकता है। तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। उसी तरह से अगर हम फ्लोरीन के विषय में बातचीत करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 है और फिर 7 है। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, नहीं कर सकता है। तो इसको 8 कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कहीं से ले लेगा, लेने के लिए बेताब है ये। फॉस्फोरस के पास अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, देन ये 5 आ जाएगा। फिर इसको कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। उसी तरह से सल्फर के बारे में देखिए, 2 है, फिर 8 है, फिर लास्ट में कितना है, 6 है। तो ये तो किसी को दे नहीं पाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 कंप्लीट करने के लिए कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, उसी तरह से क्लोरीन के पास अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पे देखिए 7 है। तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप
आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा और इसी पर पूरी कहानी भी चलेगी भी, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात, इसको आप इग्नोर मत कीजिए कि बहुत टफ है तो बाद में करेंगे, ऐसा है वैसा है। अब लॉजिकल इमेजिनेशन से पढ़ रहे हैं, अनिल सर से पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, तो भैया आसान तो है लेकिन प्रैक्टिस भी तो आपको करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस भी कीजिए आप थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग आते हैं सीधा अपने पॉइंट पर। तो वो सवाल हमारा क्या था कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी कि हम लोग इसमें क्या जानेंगे कि मेटल और जो नॉन मेटल्स हैं आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, यही आज हम लोगों का सवाल है, यानी रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल है। तो रिएक्टिविटी को लेकर हम लोग इसमें कुछ बातें डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि देखिए अभी मैंने बताया कि जो भी मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे और क्या बनाएंगे, कैटायंस बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह से जो भी नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, क्या बनाएंगे, एनायंस बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है कैटायन एनायन, थोड़ा ध्यान से समझाते हैं। अब ये वाला केस को देखिए, यहीं से मैं समझा देता हूँ। जैसे ये अभी सोडियम के बारे में हम लोग देखें, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में कितना रखेंगे, 2, फिर दूसरे वाले में कितना रखेंगे, 8, फिर लास्ट वाले में कितना रखेंगे, 1। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो किसी को छोड़ रहा है, तो यहाँ पर पहले क्या था, सोडियम था। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Na+, क्या लिखेंगे, Na+। क्यों, क्योंकि ये मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, कैटायन बना रहा है। यानी कि एटम के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, एटम के साथ जो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, कैटायंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटायंस बोलेंगे। तो आप यहां से कैट याद रखिए, कैट मतलब बिल्ली। तो बिल्ली को बुखार लग गया है, तो बिल्ली जो है वो डॉक्टर के पास गई है अपना डायबिटीज का इलाज कराने। तो डायबिटीज मतलब डॉक्टर का साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो बिल्ली कहाँ गई है, डॉक्टर के पास इलाज कराने गई है अपने डायबिटीज की। तो कैटायन का मतलब जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अब अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो वो क्या बनाएगा, एनायंस बनाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए क्या चीज़ है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या किसी को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, बल्कि इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से और ये ले लेगा। जब ये लेगा तो देखिए पहले क्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर में। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनायंस बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे, कैटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, एनायन बोला करेंगे। चलिए बात आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से पूरा का पूरा केस आप जो पीछे वाला है इसको आप पता कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि नोबल गैसेस में तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैग्नीशियम के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो मैग्नीशियम अगर हम लिखते हैं तो मैग्नीशियम इस प्रकार से लिखते हैं। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, 2, तो 2+, तो क्या हो गया, कैटायन है। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम अगर हम देखते हैं तो एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, 3+, ठीक है, तो ये कैटायन बना रहा है। उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बातचीत करते हैं तो ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर क्या हो गया, एनायन हो गया। बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं। तो सवाल यही है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो एक चीज बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और आप जब शेयरिंग करवा रहे होंगे नॉन मेटल के बीच में कार्बन कंपाउंड्स में, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता था, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया करता था। जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोला करेंगे।
क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोला करेंगे। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इसको हम आयनिक बॉन्ड बोला करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, अब इसको मैं एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम लोग को क्या करना है, सोडियम, तो हमने यहाँ पर सोडियम ले लिया, ठीक है। अब सोडियम का आपको मालूम है टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 हुआ करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए तो क्या होगा, 281 हो जाएगा। चलिए हो गया। अब हम क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 हुआ करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए 287 हो जाएगा। अब बात को समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सोडियम हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब कि इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको डिपिक्ट करना है। तो लास्ट में सोडियम का कितना है, 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ, तो हमने क्लोरीन को यहाँ पे रख लिया। अब इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 6 और एक 7। अब ध्यान से देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम किसी को देने के लिए बेताब है, ये दे सकता है एक इलेक्ट्रॉन, और इसको 8 कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। तो इन दोनों के बीच में ये तो मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर कहां चल जाएगा, नॉन मेटल के पास चल जाएगा। कहां चल जाएगा, नॉन मेटल के पास चल जाएगा यहां पर। तो देखिए इसको क्या मिल जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। और इसका भी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, अगर ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो देखिए लास्ट में 8 कंप्लीट कर लिया। और यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया कहां, नॉन मेटल के पास हो गया। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू अनदर एटम, या फिर आप कहो इसको इस तरह से डेफिनेशन बना सकते हो, ट्रांसफर ऑफ वन, या जो भी ट्रांसफर करेगा, वन नहीं कहेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल और नॉन मेटल का जब भी रिएक्शन होगा तो वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाया करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो फाइनली अब इसका देखिए कैसे बन गया, तो जैसे ही हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो अब हम लोगों को NaCl जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस आ गया। अब क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो था ही यहां, 2 यहां पर, 2 यहां पर, और ये एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपने से ले लिया था, ठीक है। तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, एक के पास पॉजिटिव चार्ज आया और एक के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। तो देखिए यहाँ पे कैटायन और यहाँ पे एनायन है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब अपोजिट चार्ज है यहाँ पर, दोनों का आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो मतलब ये चार्ज रेस्ट में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यही कारण होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने के कारण ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ जाएंगे, इतना स्ट्रांगली ये जुड़ जाएंगे कि इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। बहुत फोर्स की जरूरत होगी ये क्लोरीन और सोडियम को बाहर निकालने के लिए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ ये जुड़ेंगे, चुम्बक की तरह एकदम चिपका लेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से आपका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैंने आपको बना के दिखाया, फिर इसका रिएक्शन मैंने करके दिखाया। तो ये एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं।
इसीलिए आप इसको मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको बनाना आ गया, और यही चीज़ आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, यही चीज़ आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया जाएगा। इसको एक बार अपने कॉपी में आपको पेन के साथ जरूर बनाना है। ठीक है, ये आपका बाहुबली का पिक्चर नहीं चल रहा है कि देख लिया और जिंदगी भर याद रहेगा, मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब किसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। कैसा अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से यहां समझने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप देख लीजिए मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का पहले आपको क्या करना होगा, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। याद होगा, निमोनिक्स मेथड मैंने पढ़ाया है चैप्टर 1 में, वहां पर आप इसको याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम बत्तख से मैंने कनेक्ट किया है, तो ये एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या करेंगे, 282। चलिए ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग इसमें देखें तो दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, दैट इज 287। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं हम लोग मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2। तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ करवाएंगे। क्लोरीन का कितना होता है, 2, 2 4 और 2 6। ठीक है, और एक यहाँ पे 7। अब इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। चलिए, लेकिन अभी भी तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, किसके पास, मैग्नीशियम के पास। तो ये किसको देगा, तो एक और ये अपना क्लोन बना लेगा कि भैया ठीक है, मेरा ही घर का है, मेरा जुड़वा भाई, इसको आप थमा दीजिए, तो आपका भी काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम का 2 काम हो गया, ये एक इसको एक ही दे सकता था क्योंकि इसके पास 7 है, तो 8 होने के लिए एक ही ले सकता था, ये ज़्यादा और कम तो लेगा नहीं। और मैग्नीशियम के पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो उसको फिर यहाँ पे दे सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, रिएक्शन कंप्लीट करेगा। अब देखिए समझ में आ रहा होगा आपको, MgCl2 क्यों बना, MgCl2 क्यों बना, Cl2 2 बार क्यों नजर आया, क्योंकि इसका क्लोन बन गया। ठीक है, मतलब इसको अब मजबूरी हो गया कि किसी को एक इलेक्ट्रॉन हमको देना ही पड़ेगा। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पे देखिए मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। और यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन जो है यहां पर 2, 2 4, 2 6, एक साथ और एक लिया हुआ है, तो इसको हम अलग से दिखा दे रहे हैं। आप एक साथ भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना इलेक्ट्रॉन ये ले लिया क्लोरीन, यहां पर 2 ठो ले लिया, इसलिए 2-। तो यहां पर इस तरह से रिएक्शन हो गया। तो अब यहां पर आपको क्या समझ में आया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इसी को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड आपका क्या बना रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल जो नमक आप खाते हैं अपने घर में, सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर आपने यहां पर समझ लिया है कि ये कैसे बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको देखिए क्या मालूम होना चाहिए। पहले तो आपको यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स के आपके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए आपको, और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए। फिर वहाँ पर जिस तरह से मैंने केसेस आपको समझाया है उस तरह से आपको बनाने आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब छोटा सा एक यहाँ पे टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिस्कशन में ले लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब यहाँ से ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला भी प्रश्न इस वाले टॉपिक से, कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या है आपको बताने हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, तो पहला प्रॉपर्टी हम किसकी जिक्र करेंगे, फिजिकल नेचर के बारे में जिक्र करेंगे। किसके बारे में जिक्र करेंगे, फिजिकल नेचर के बारे में। तो क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नमक को देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड है ना आपका, तो हार्ड है। अच्छा, ब्रिटल जो होते हैं, चमक, खास तरह का चमक भी आप उसमें देखते हैं। तो क्यों होता है ये हार्ड, क्यों होता है, ठीक है, तो इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी देके बताया था कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो ये कैसा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कैटायन और एनायन बनता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि हार्ड क्यों होता है, ब्रिटल क्यों होता है। तो हार्ड होता है, ब्रिटल सॉलिड्स होता है, क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनता है, इसलिए। चलिए आगे की तरफ, अब ये देखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे काम करेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे काम करेगा। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। रीजन पूछेगा एग्जाम में क्यों, तो आपको जवाब देना है ड्यू टू क्या, स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन, मतलब ये स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के कारण, ये आप वर्ड को लिख सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। अगर आपसे पूछेगा क्या चीज, सॉल्युबिलिटी को लेकर प्रश्न पूछेगा, तो कहना है कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे नमक को पानी में तो घोल सकते हैं ना आप, तो सॉल्युबल है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, पानी में घुल जाएंगे, लेकिन इनसॉल्युबल है, मतलब कि घुल नहीं पाएंगे। किसमें, जैसे केरोसिन में अगर आप डालिएगा, पेट्रोल में अगर आप नमक को डाल दीजिएगा तो वो नहीं घुल पाएगा। तो इनसॉल्युबल होता है कहां पर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स पर। इसको क्या बोलते हैं, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो गया। इसके बारे में डिटेल आप फिजिक्स में जान पाएंगे, तो वो हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। तो अभी आप जान लीजिए इतना कि केरोसिन का जो ऑयल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और जो पेट्रोल है ये भी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर आप केरोसिन में आयनिक कंपाउंड को घोलेंगे या पेट्रोल में घोलेंगे तो वो नहीं घोल पाएगा, बल्कि किस में सॉल्युबल होगा, वाटर में, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हम लोग, आगे की तरफ देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनका कैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये पास करेगा कि नहीं करेगा आयनिक कंपाउंड। तो देखिए यहां पर देखिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला, मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पिघला हुआ फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब लिक्विड वाला किसी के साथ मिला होना चाहिए। यही दो स्टेट में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, अदरवाइज नहीं करेगा। सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं करेगा, सॉलिड में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब ये भी आपसे प्रश्न है, यहाँ पे साइंस है, लॉजिक है, ठीक है, तो इसको भी समझते हैं हम लोग। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए, अगर आप सोडियम को, नमक ही को ले लीजिए, तो नमक, अभी मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड आपने लिया है, तो जो नमक है इसमें से नमक का दाना है, तो उसमें तार जोड़ दीजिए तो क्या करंट पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी नमक को आप क्या कीजिए, पानी में डाल दीजिए तो घुल जाएगा। अब जैसे ही घुलेगा तो सोडियम का आयन फ्री हो जाएगा और क्लोरीन का आयन फ्री हो जाएगा, मतलब इन दोनों को में तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ही जुड़े थे ना, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। एक तो सोडियम का आयन बन जाएगा और एक क्लोरीन का। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पे कौन सा पानी डाला हुआ है, सॉल्ट वाला पानी डाला है। तो इससे क्या होगा, आपका सोडियम टूट जाएगा अलग और क्लोरीन टूट जाएगा अलग। अब एक साइड में पॉजिटिव हो गया, एक साइड में नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही बल्ब यहाँ पे देखिएगा, बल्ब क्या करेगा, चल जाएगा। क्यों, क्योंकि नमक अब यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, करंट को सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे नमक जो है वो आपका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो देखिए कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कौन, आयनिक कंपाउंड। तो नमक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन कब करेगा, जब ये मोल्टेन फॉर्म में होगा तभी करेगा, या फिर अक्वस फॉर्म में होगा तब करेगा। सॉलिड में तो दगम नहीं करेगा, सॉलिड में नहीं करेगा।
तो ये वाला एक्टिविटी उसी बात को बता रहा है कि सॉलिड में ये नहीं कर सकता है, लेकिन क्या करेगा, मोल्टेन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका स्पैचुला है, यानी चम्मच एक तरह का, और इसमें एक सैंपल रखा हुआ है, बर्नर से आपने इसमें लगा दिया। अब हीटिंग अ सॉल्ट सैंपल ऑन अ स्पैचुला, तो आप इसमें क्या गर्म कर रहे हो, सॉल्ट को। तो सॉल्ट क्या होता है, हार्ड होता है ना, ठीक है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो ये एक्टिविटी में यही बताया गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो चलिए, आपने कितना सीख लिया है, अब इसकी टेस्टिंग हम लोग करेंगे इस माइंड मैप के बाद। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे, लूज करके क्या बनाएंगे, कैटायंस बनाएंगे। और जब ये कैटायंस बनाएंगे तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। उसी तरह से नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बनाता है, अनायंस बनाया करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या देखा, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में आपने यहाँ पे देखा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं, हार्ड होता है, ब्रिटल हुआ करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हुआ करता है, वाटर में सॉल्यूबल है लेकिन केरोसिन पेट्रोल सब में सॉल्यूबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेगा, कंडक्टिविटी होता है मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में, और नॉन कंडक्टिविटी किसमें होगा, सॉलिड में, यानी कि सॉलिड में करंट फॉलो नहीं करेगा। तो पूरा मैंने एक माइंड मैप दे दिया। अब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो बस इसको बढ़िया से एक बार आप देख लिए तो पूरा कॉन्सेप्ट विद इन द 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स में क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आपके लिए बना दिए हैं ताकि आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन एकदम क्विक रिवीजन, क्योंकि जब आप एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जाते हैं तो आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप, अगर आपको 1 घंटा बिफोर देखना है हर चीज़ को तो कैसे आप देख पाइएगा। तो आपको सारा चीज़ समरी में मिल जाना चाहिए। हाँ, ये है कि पढ़े रहेंगे तो ये कॉम्पैक्ट वे में आपको रिविजन करने में बहुत ही मदद करेगा। चलिए अब हम लोग करते हैं टेस्ट नॉलेज कि आपने कितना सीख लिया है। तो आप थोड़ा सा स्माइल कीजिए, रोने की आवश्यकता नहीं है, आपको एंजॉय करना है कि आपने कितना इस टॉपिक को अच्छे से सीख लिया है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, वाई डू मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया, वाई डू मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिएक्शन। ऑप्शन ए, टू गेन stability by forming covalent bonds. Option B, to achieve a stable octet configuration. Option C, to become electrically neutral. Option D, to increase their atomic number. Which option is correct? ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबलिंग नोबल गैसेस, ठीक है। मतलब क्या है, इसको मैं एक बार फिर से डिटेल कर दूं। आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि 8 अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो 8 कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को दे सकता है और किसी से ले सकता है, तो उसी को ऑक्टेट रूल कहते थे। क्या कहते थे, ऑक्टेट रूल। ऑक्ट का मतलब ये 8 होता है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाते पढ़ाते समय भी ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, इसलिए मेरे शब्दों पर भी ध्यान दिया कीजिएगा। दूसरी बात कि जब ये 8 पूरा कंप्लीट करता है तो नोबल गैस के बराबर आ जाता है, क्योंकि नोबल गैस में फिर क्या होगा, आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेलिंग करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सोडियम के बारे में, तो सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, लूज कर देगा। तो देखिए ये पूरी तरह से, आप देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया ना, लास्ट में क्या बताया, 8 बना, मतलब ये किससे रिजेंबल करेगा, नोबल गैस से। मतलब अब ये फर्दर आप किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता है। मैग्नीशियम में देखिए ये क्या दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पर लूज कर देगा। देखिए लास्ट में कंप्लीट हो गया, इसका 8 रह गया, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया ये भी। तो इसका मतलब कि अब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो देखिए 8 बच गया, मतलब कि नोबल गैसेस में देख रहे हैं 8 बच रहा है, उस तरह का कर रहा है, तो मतलब फर्दर ये रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन मेटल की तरफ भी अगर आते हैं तो यहाँ पर ये क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 8 बन गया कि नहीं बना, नोबल गैसेस की रिसेंबली हो गया। उसी तरह से ये 8 होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नोबल गैसेस के
ठीक चला जाएगा, फिर यहाँ पर 1 ये लेगा, ठीक है। तो ये फर्दर अब रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन रुक जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यही बात यहाँ पर आपसे कही गई है। तो चलिए, इसमें आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गया होगा कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबलिंग नोबल गैसेस, इसका मतलब समझ में आ गया, किससे मिलता जुलता हो जाएगा? नोबल गैसेस से, जब 8 वो कंप्लीट कर लेगा लेकर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड। किस तरह का बॉन्ड बनेगा? ऑप्शन ए कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी मेटालिक बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन क्या बनाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सट्रैक्शन करेगा। मतलब कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी रिएक्शन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और नॉन मेटल के बीच में होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो आप इसके बारे में कार्बन इन कंपाउंड्स में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे समझ गया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जब भी रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होगा तो क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ये आपका सवाल एमसीक्यू कितना खूबसूरती से पूछा था, इसका जवाब आपको पता चल गया होगा, ट्रांसफर करके, है ना। चलिए आगे की तरफ, थर्ड क्वेश्चन में, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? ऐसे एग्जाम में भी सिरा उठा कर प्रश्न पूछ देगा कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इसमें से आपको करना है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ड्यू टू द वीक बॉन्ड्स बिटवीन आयंस, ऑप्शन बी कह रहा है बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑप्शन सी कह रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस, ऑप्शन डी कह रहा है ड्यू टू देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो यहां पर हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाता है बिटवीन आयंस के बीच में, ठीक है। और अगर इसको तोड़ना है तो अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया था कि अगर सोडियम के पास पॉजिटिव और क्लोरीन के पास नेगेटिव, इसको तोड़ना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर इतना एनर्जी कम से कम देना होगा ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा तोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इन विच स्टेट डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई। देखिए कितना पॉइंटेड आपसे सवाल पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया और एकदम पॉइंटेड सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं ताकि सीधा आपके ब्रेन में स्ट्राइक करे, ठीक है। और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे ताकि कॉन्सेप्ट को पूरा आप निचोड़ लें, कॉन्सेप्ट आपसे बिल्कुल ना छोटे। इसीलिए लॉजिकल इमेजिनेशन सारे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सबसे डिफरेंट है ये, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म में सारा कुछ आपको मिलेगा। चलिए आगे आते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है किस स्टेट में, ये बताना है और क्यों। ऐसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे जैसा भी आप ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये सब सवाल आपके दोनों तरह से काम करेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है, अब रीजन बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है सॉलिड बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव, बी में कह रहा है अक्वस या मॉल्टेन बिकॉज आयंस कैन मूव फ्रीली, ऑप्शन सी कह रहा है सॉलिड बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, ऑप्शन डी कह रहा है गैसेस बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स वीकन। तो इसका सही जवाब आपको समझ में आ गया। अभी आपको मैंने बताया भी था कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को अक्वस फॉर्म में या मॉल्टेन फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में नहीं करेगा। अब इसका जवाब भी देना है आपको, रीजन भी बताना है क्यों। तो रीजन क्या मिलेगा? बिकॉज आयंस कैन मूव फ्रीली, फ्री हो जाता है तो आयंस कैन मूव फ्रीली। आयनिक कंपाउंड्स इन दिस स्टेट्स हैव फ्री आयंस टू कैरी चार्ज। मतलब बात समझ में आ गया। सोडियम जब टूटेगा आयनिक फॉर्म में या मॉल्टेन फॉर्म में तो देखिए कैसे टूटेगा? Na+ में टूटेगा। तो ये कौन सा चार्ज लेके जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा? Cl- में टूटेगा। तो ये कौन सा दे देगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए
क्या बताया कि आयनिक कंपाउंड्स इन दीज स्टेट, किस स्टेट में, aqueous और molten स्टेट में, हैव फ्री आयंस। ये आयंस क्या हो गए, अब फ्री हो गए। ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये नेगेटिव आयन हो गया। आयंस तो समझ में आ गए होंगे आपको, जो एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आयंस बोला करते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स विल डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है विल डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड्स। ऑप्शन ए केरोसिन, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी अल्कोहल। सही जवाब है आपका, इसका सही जवाब क्या होगा, वाटर। वाटर में ही क्या होगा, एनी कंपाउंड घुल सकता, बाकी तो ये सब क्या हो गए, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए, इसमें घुलेगा ही नहीं आपका। ठीक है, चलिए तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड्स, पोलर सॉल्वेंट में होगा, जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट हो गया। बट इनसॉल्युबल हो जाएगा कहां पर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल का एग्जाम्पल मैंने। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, पूछेगा एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो केरोसिन पेट्रोल का नाम आप लिख लेना। क्लियर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्या प्रश्न इसमें आपके बनते हैं इस टॉपिक से। तो देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए एनसीईआरटी किस प्रकार से इसी टॉपिक पे सवाल पूछती है और आपका बोर्ड में किस तरह से और क्वेश्चन जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ऑक्सीजन का बनाना है एंड मैग्नीशियम का। तो मैं अभी सोडियम का आपको बना के दिखा चुका था, मैंने आपको मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, और आपको क्या बनाना है, ऑक्सीजन का। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, उसके बाद फिर आपको मैं आपका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिया होगा। अब देखिए मैं ऑक्सीजन का सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 2 6। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक क्या आपको बनाना है, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, 2 2 4 और 2 6, बस बन गया, कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसी तरह से आपको सोडियम का बनाना है, उसी तरह से मैग्नीशियम का, जो कि मैंने आपको पीछे बार भी बना के बताया। अब सेकंड क्वेश्चन में आइए, कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ Na2O का फॉर्मेशन करके दिखाइए, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके दिखाइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी करके दिखाइए। ठीक है, तो इसको पहले आप क्वेश्चन अपने कॉपी पे बनाइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बना लिया होगा। तो चलिए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये वाला आपका है ना, सोडियम ऑक्साइड को। तो यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। पहले वाली शेल में आपको मालूम है कितना भरना है, 2, फिर कितना भरेंगे, 8, फिर कितना भरेंगे, 1। क्लियर हो गया। फिर आपने क्या लिया होगा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो 2 और 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे सोडियम का। तो कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ पे किए। अब इसको हम रिएक्ट करा दे रहे हैं किससे, ऑक्सीजन के साथ। तो अब यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पे कर देते हैं 2 6। अब इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट में, इसको कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए सक्षम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। इसके बाद देखिए कितना हुआ, 2 2 4 2 6 एक साथ, इसको एक और चाहिए। तो फिर क्या करेगा, ये कहेगा भैया एक और दो, काम नहीं हो रहा है, तो ये फिर सोडियम अपना एक क्लोन बना देगा और फिर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उठा के क्या देगा, यहाँ पे भेज देगा, इस तरह से। तो आप यहाँ पे अगर दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, डोंट वरी, वैसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या बन गया आपका, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस आपका क्या, ऑक्सीजन कितना लिया, 2 लिया। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन हो गया। आप चाहे तो पूरा आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको मिला। आप ऐसा नहीं कि एक ही वो सोडियम उठा कर डाल दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यही काम करते हैं। इस बात को आप समझिएगा कि एक ही वो हार्डवेयर पर डाल के आपको ट्रांसफर नहीं कराना है। ठीक है,
तो ये चीज को आप समझिए। चलिए, बात समझ में आया। अच्छा, यहाँ ये भी तो समझ लीजिए फार्मूला से। फार्मूला क्या कहता है? Na2O कहता है, मतलब सोडियम कएगो, ये भी तो देख लीजिए। कएगो सोडियम है? 2 ठो। क्यों बन गया? पता चला रीजन इसके पीछे? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोन बना लिया इसका सोडियम का। चलिए, गलती से बहुत कुछ सीख लिए होंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब आप इसका नेक्स्ट बनाइए MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बन गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप बच्चे नाराज नहीं होइएगा कि सारा क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए सर। इतना तो प्रैक्टिस आपका भी बनता है, और बन गया होगा तो फोटो खींच के आप यूट्यूब में जब कमेंट में डाल दीजिएगा, पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बात यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। कह रहा है कि ये जो कंपाउंड्स है Na2O या जो MgO है, इसमें व्हाट आर आयंस प्रेजेंट। कौन कौन से आयन प्रेजेंट हुए? कैटायन एंड एनायन। क्या आंसर लिखोगे? कैटायन फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन फॉर द नेगेटिव चार्जेस। चलिए, दूसरा क्वेश्चन अब इसमें आते हैं। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मैंने लेक्चर को समझाते समय ही दे दिया है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया है। तो इतना तो है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप स्वयं ही दीजिए। कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए आपको कैसा लगा।